नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। नशे की दुनिया अक्सर अंधेरे में पनपती है, लेकिन जब उसका जाल फैलता है तो उसकी परछाइयां पूरे समाज पर साफ दिखने लगती है। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में सामने आए घटनाएं इसी सच्चाई की गवाही देते हैं, जहां दवा के नाम पर बिकने वाला कोडिन युक्त कफ सिरप अब बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक नई सामाजिक बीमारी की जड़ बन चुका है। ये कारोबार चुपचाप नहीं चलता, इसके पीछे पैसा, नेटवर्क है और ऐसी सोच है जो मुनाफे के लिए पीढ़ियों को बर्बाद करने से भी नहीं हिचकती है। हालिया कार्रवाइयों ने इस अंधेरी दुनिया के दो चेहरे सामने रख दिए हैं। देहरादून से बिहार ले जा रही करीब 30 लाख रुपए कीमत की कोडिन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप को पुलिस ने चालाकी से पकड़ लिया है, तो दूसरी ओर आलीशान इमारतों और करोड़ों की संपत्तियों पर कानून का ताला लग चुका है। ये महज पुलिसिया कार्रवाई नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर सीधा वार है जो नशे को कारोबार और इंसानों को उपभोक्ता समझती है। ये घटनाएं सिर्फ उस पर कार्रवाई नहीं, ये केवल एक्शन का रिएक्शन नहीं बल्कि योगी सरकार की एक चेतावनी है कि नशे का रास्ता आखिरकार जेल, जब्ती और तबाही पर ही खत्म होता है। साथ ही ये भी कि अब कानून सिर्फ पीछा नहीं कर रहा बल्कि सीधे निशाने पर है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। कोडिन युक्त कफ सिरप, जिसे कभी सामान्य दवा के रूप में देखा जाता था, आज वो अवैध नशे के कारोबार का एक बड़ा जरिया बन चुका है। हाल के दिनों में सामने आई दो बड़ी घटनाओं ने इस सच्चाई को और ज्यादा उजागर कर दिया है कि ये कारोबार कितना संगठित, व्यापक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो चुका है। एक ओर हजारों बोतलों की खेप पकड़ी जा रही है तो दूसरी ओर करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि प्रशासन अब केवल सतही कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि पहली घटना इटावा और रैया क्षेत्र से जुड़ी है, जहां पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने सतर्कता के आधार पर एक बड़े नशा तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया है। जांच के दौरान एक वाहन को रोका गया जिसमें तलाशी लेने पर 40,000 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद की गई। ये संख्या अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सिरप का परिवहन किसी वैध चिकित्सा जरूरत से मेल नहीं खाता। जहां बरामद की गई सिरप की कम से कम कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है, जिससे ये क्लियर हो गया कि ये एक प्लानिंग और बड़े स्तर का अवैध कारोबार है। तो वहीं जांच में सामने आया कि ये खेप देहरादून से बिहार की ओर ले जा रही थी। पुलिस को शक है कि ये सिर्फ फर्जी दस्तावेजों या मेडिकल सप्लाई की आड़ में भेजा जा रहा था ताकि रास्ते में किसी तरह की जांच से बचा जा सके। गाड़ी चालक और उससे जुड़े बाकी लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो कई अहम जानकारियां सामने आने लगी। तो वही धीरे धीरे ये भी साफ हो गया कि ये केवल एक वाहन या खेप का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क में सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और स्थानीय स्तर पर माल खपाने वाले लोग शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को 4,35,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि तस्करी से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा नगद लेन देन के जरिए संभाला जा रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये रकम हाल ही में की गई किसी डील से जुड़ी हो सकती है। पुलिस अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इस नेटवर्क की जड़ें और किन किन राज्यों में फैली हुई हैं। देहरादून से बिहार तक की सप्लाई चेन ये बताने के लिए काफी है कि ये कारोबार राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर फैला हुआ है। ऐसे में केवल स्थानीय कार्रवाई से इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना आसान नहीं है। इसके लिए राज्यों के बीच तालमेल और एक रणनीति की जरूरत है, जिस दिशा में अब काम होता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी बड़ी घटना वाराणसी और सोनभद्र क्षेत्र से सामने आई, जिसने इस पूरे अवैध कारोबार के आर्थिक पहलू को सामने रख दिया है।
इस मामले में कोडन सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड आरोपी शुभम जायसवाल है, जो लंबे समय से इस बीमारी को पनपा रहा था। जांच के दौरान ये सामने आया कि आरोपी ने नशे के इस अवैध कारोबार से भारी मात्रा में संपत्ति बना ली है, जिसे उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर दर्ज कर रखा है। सोनभद्र पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के पिता, मां और पत्नी के नाम पर दर्ज संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि आरोपी के पिता भोला जायसवाल की जब्ती की गई कार्रवाई संपत्ति में उसकी कुल कीमत करीब 28.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनमें एक बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आवासीय भवन और बाकी अचल संपत्तियां शामिल है। ये कार्रवाई न सिर्फ कानून की नजर से खास है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी नशा कारोबारियों के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये जब्ती किसी जल्दबाजी में नहीं की गई, बल्कि एक लंबी और जांच के बाद की गई कार्रवाई है। आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों, बैंक खातों, लेन देन के रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और अन्य फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। इन सब के आधार पर यह साबित हुआ कि जब्त की गई संपत्तियों का कोई वैध स्रोत ही नहीं है आय का। इन्हें अवैध कमाई से बनाया गया है। कानून के तहत इसके बाद इसे जब्त किया गया। अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि कोडेन युक्त कप सिरप की तस्करी अब केवल दवा की अवैध बिक्री तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन, फर्जी दस्तावेज, सेल कंपनियां और अंतरराज्यीय नेटवर्क शामिल है। इस कारोबार का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसका सीधा असर समाज के कमजोर वर्गों और युवाओं पर पड़ रहा है। कोडेन युक्त कप सिरप का मिसयूज खासकर युवाओं में तेजी से बढ़ा है। कम कीमत, आसानी से मिलना और दवा के नाम पर मिलने की वजह से ये नशा धीरे धीरे एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गया। कई इलाकों में ये देखा गया कि युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में आकर न केवल अपनी सेहत बल्कि अपना भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की पुलिस कार्रवाई सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा बन चुकी है। तो वहीं प्रशासन लंबे समय से इस समस्या पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तस्करों की चालाकी और नेटवर्क की गहराई के चलते ये चुनौती बन गई थी। हालिया कार्रवाइयों से ये संकेत जरूर मिला है कि अब रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। केवल छोटी बरामदगी या फिर गिरफ्तारी पर संतोष नहीं होगा। अब पूरे नेटवर्क और उसकी आर्थिक रीढ़ पर वार किया जाएगा। जहां संपत्ति जब्ती की कार्रवाई इस रणनीति का एक खास हिस्सा माना जा रहा है। जब किसी अपराधी की सालों की अवैध कमाई एक झटके में जब्त होती है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। इससे न केवल उस व्यक्ति की आर्थिक ताकत टूटती है, बल्कि बाकी अपराधियों के लिए भी ये एक सख्त चेतावनी बन जाता है। ये संदेश जाता है कि अब अपराध करके कमाई की गई संपत्ति सुरक्षित नहीं है। इन मामलों में एक और खास पहलू यह भी है कि पुलिस और प्रशासन अब अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। ड्रग विभाग, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के बीच बातचीत हो रही है, तालमेल बनाया जा रहा है। देहरादून से बिहार तक फैले नेटवर्क का खुलासा इस बात का सबूत है कि अंतर्राज्यीय सहयोग के बिना इस समस्या से निपटना आसान नहीं है। हालांकि नशे के खिलाफ ये लड़ाई केवल प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। समाज की भी इसमें भूमिका बहुत खास है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे। तब तक इस समस्या को जड़ से खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, युवाओं को नशे के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक करना और सामाजिक स्तर पर सहयोग देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर इटावा, औरैया में हुई बड़ी बरामदगी और वाराणसी, सोनभद्र में की गई करोड़ों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई ये दिखाती है कि नशे के कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही लड़ाई के दो पहलू हैं। एक तरफ अवैध सप्लाई को रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ अवैध कमाई की जड़ों पर प्रहार किया जा रहा है। अगर ऐसी ही सख्ती और तालमेल के साथ कार्रवाई जारी रही तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में समाज को इस खतरनाक नशे के कारोबार से काफी हद तक राहत मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।